स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे, फीडबैक मिलता रहे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका वैज्ञानिक प्रबंधवाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप बिल्कुल भी इसको मतलब लाइट नहीं लेंगे। आप इसको यहाँ से अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से दो या चार दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है ना। और इसे समझ जाएंगे तो आगे भी आपकी हेल्प करेगा बाकी सारे कॉन्सेप्ट समझने में। तो इसको जरूर समझिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधवाद, ठीक है ना। क्या वैज्ञानिक प्रबंधवाद। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। कोई मतलब ज़्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले जो होते हैं वो बी ग्रेड के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, मैं बी ग्रेड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं ठीक उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं एमए के एग्ज़ाम में और आपका नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। जिस हिसाब से सिलेबस है मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन नामक शब्द की पहली बार जो प्रयोग की था लुई की थी, लुई ब्रेंडिज ने की थी। किसने? लुई ब्रेंडिज। यहाँ पे थोड़ा लुई लिख गया है तो ये इसको आप लुई कर लीजिएगा, लुई ब्रेंडिज, ठीक है ना, इन्होंने की थी, ठीक है ना, ब्रेंडिज। क्या होता है कि क्वेश्चन आएगा कि भाई वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का सबसे पहले किसने वर्णन किया, तो हर कोई उठा के डाल देता भाई टेलर ने किया। लेकिन नहीं, टेलर ने नहीं किया, लुई ब्रेंडिज ने सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन टेलर ने सांगठनिक कुशलता, एक मिनट फैन बंद कर दूं। हाँ, टेलर ने सांगठनिक कुशलता और वित्त को बढ़ावा देने के लिए, किसको? सांगठनिक कुशलता और वित्त को बढ़ावा देने के लिए इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी की पूर्ण क्रमबद्ध व्याख्या के लिए किया था, ठीक है ना। किसकी? वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी की पूर्ण क्रमबद्ध व्याख्या के लिए किया था, ठीक है। चलो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको टेलरवाद भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टेलरवाद भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना। ये टेलर है, किलर नहीं है। टेलर, टेलर की प्रमुख रचना एक होता है पीस रेट सिस्टम, मतलब पर पीस के हिसाब से। आपको इसकी बुक्स बहुत हिसाब से बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसके जो थ्योरीज हैं वो भी इसकी बुक से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। सोप मैनेजमेंट, मतलब सोप मैनेजमेंट एक ही इनकी दूसरी पुस्तक है, 1903 में लिखी थी इन्होंने। उसका आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये 1906 में लिखी गई थी। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपका इनकी फोर्थ बुक है, ठीक है ना। टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है। तो टेलर दोस्त क्या मानते हैं? प्रबंधन को एक विज्ञान मानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों, सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों कोई अगर किसी चीज अगर कोई साइंस है तो उसमें क्या होंगे? नियम होंगे, कानून होंगे और सिद्धांत तो होंगे, ठीक है ना। तभी उसको विज्ञान की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, टेलर क्या कहते हैं? प्रबंध सच्चा विज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कुछ कानून निर्धारित किए गए हैं, कुछ नियम निर्धारित किए गए, कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। और और हर प्रकार के संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। मतलब संगठन कैसा भी हो, छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, उन सब में ये क्या बोलते हैं, ये जो है आपका ये जो कानून, नियम और सिद्धांत हैं उन सब में लागू होते हैं, ठीक है ना। उनके शब्दों में सिद्धांत का प्रयोग सभी सामाजिक गतिविधियों, मतलब जितनी भी समाज में गतिविधियां होती है वहां पे ये सिद्धांत लागू होते हैं। समान बल के साथ किया जा सकता है, जैसा कि घरों, हमारे खेतों, छोटे व्यापारियों, कारोबारों, उनमें प्रबंधन में हमारे चर्चों, लोकोपकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों में प्रबंधन में ये लागू होता है। अब दोस्तों आप कहोगे घर में कैसे लागू होता है? जैसे आप घर के अंदर में सारे क्या बोलते हैं आपका जो क्या बोलते हैं निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? वो किसी एक के पास होता है। वो आपके डैडी हो सकते हैं या दादा हो सकते हैं, ठीक है ना। और घर घर में घरेलू कामों में जो खर्चे वर्चे होते हैं वो आपकी मम्मी या दादी के हाथ में होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है इसके अंदर की, जब ये आप इसे बड़े लेवल पे लेके जाते हो तो वो बड़े लेवल में भी क्या बोलते हैं, गृह मंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है जो सर्वोच्च होता है।
तो वो सारी चीज़ें उसमें छोटा प्रबंध हो चाहे बड़ा प्रबंधन हो, हर जगह ये लागू होती हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रबंध का सरोकार औद्योगिक संगठनों के प्रबंधकीय प्रथाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से था। अब वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? वो क्या है कि भाई उत्पादन प्रक्रियाओं, ठीक है ना, उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से था। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो बन रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध का सरोकार निम्नलिखित में से किससे था? तो वहां पे आपको लिखना है उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से था, ठीक है ना। क्या? उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक प्रबंध का सरोकार क्या था? उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धति, मतलब उत्पादन में जो उत्पादन की जो कार्यविधि है, प्रक्रिया है, उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए। वैज्ञानिक पद्धति क्या है वो अभी हम जिक्र करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसने संगठन के निम्न स्तर पर ध्यान केंद्रित किया, मतलब निम्न स्तर जो सबसे नीचे मैनेजमेंट का सबसे नीचे वाला लेवल होता है ना, उस पर इसने ध्यान केंद्रित किया, ठीक है ना। बताएंगे कैसे किया इसने। इसका लक्ष्य काम के भौतिक प्रकृति, क्या लक्ष्य क्या था? काम के भौतिक प्रकृति और कर्मचारियों की शारीरिक प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन करना था। इसने सांगठनिक कुशलता मितव्ययता में सुधार के लिए विशेष विशिष्टीकरण, पूर्व सूचनीयता, तकनीकी क्षमता और सरसंगत होने पर बल दिया। किस पे बल दिया? कि भाई मितव्ययता नहीं होनी चाहिए, मतलब जो नुकसान होता है ना वो नहीं होना चाहिए, कि आप कुछ व्यय कर रहे हैं तो उसका आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए, वो बेकार नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। विशेष विशिष्टीकरण होना चाहिए, पूर्व सूचनीयता होना चाहिए, कि मतलब आपको किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का पहले ही पता चल जाना चाहिए, तकनीकी क्षमता होनी चाहिए, तर्कसंगत होने पर बल दिया। अब क्या है कि भाई अब देखो टेलर की समस्या क्या थी। भाई टेलर की समस्या जो थी वो क्या थी कि भाई संगठन में क्या होता था कि नुकसान होता था, काम चोरी बहुत होती थी। काम चोरी का मतलब कि लोग अब जितना काम उन्हें करना चाहिए उतना काम नहीं करते थे। सपोज करो कि मुझे अगर 1 घंटे की क्लास लेनी चाहिए और मैं 45 मिनट की ही क्लास ले रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? ये काम चोरी हुई, मैंने 15 मिनट की काम चोरी की, ठीक है ना, काम चोरी, ठीक है। तो वही कहते हैं कि भाई टेलर की जो मेन प्रॉब्लम थी वो संगठन में होने वाली क्या बोलते हैं, कम उत्पादन था। क्या था? इसकी टेलर की प्रॉब्लम थी कम उत्पादन। और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे लोग काम चोरी करते थे। क्या करते थे? काम चोरी करते थे। तो काम चोरी करते थे। काम चोरी में को इन्होंने, टेलर ने 2 भागों में विभाजित किया। एक स्वाभाविक काम चोरी और दूसरी कौन सी? व्यवस्थित काम चोरी। क्या? एक तो स्वाभाविक काम चोरी थी और एक थी व्यवस्थित काम चोरी। अब स्वाभाविक काम चोरी होती है कि भाई आदमी काम करते करते थक जाता है, ठीक है, तो आदमी आराम कर लेता है। आदमी बीमार है, ठीक है, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा वातावरण नहीं है, आपको धूप में काम करना पड़ रहा है तो आप थक जा रहे हैं, या ज़्यादा सर्दी में काम करना पड़ रहा है तो आप थक जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे स्वाभाविक काम चोरी, ठीक है ना। एक होती है व्यवस्थित काम चोरी। व्यवस्थित काम चोरी होती है वो प्लान करके की जाती है दोस्तों। क्या किया जाता है? वो प्लान करके की जाती है। जैसे कि एक कॉलेज के अंदर सारे प्रोफेसर मिलके प्लान बना लेते हैं कि भाई 1 घंटे की क्लास है, लेकिन हम 1 घंटे की क्लास नहीं लेंगे, हम तो क्या करेंगे, हम 45 मिनट की क्लास लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? हम 5 मिनट 5-10 मिनट क्लास में देरी से जाएंगे और 5 मिनट क्लास पहले खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये व्यवस्थित काम चोरी हुई, सबने मिलकर एक व्यवस्था बनाई है, उसमें ये काम चोरी की जा रही है, मतलब प्लानिंग, प्री प्लान है ये। तो इसी को उसने क्या नाम दिया? व्यवस्थित काम चोरी का नाम दिया, ठीक है ना। टेलर, ये तिलक नहीं है भाई, तिलक तो इंडियन थिंकर में आएगा, टेलर है ये। क्या है? टेलर। टेलर। अब टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को लेकर 3 कल्पनाएं दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा नोट कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को लेकर जो कल्पनाएं दी उनमें से नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सांगठनिक कार्य प्रणाली उन्नत की जा सकती है, मतलब अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें तो संगठन की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है ना, जो कार्य करने की क्षमता है, उसको क्या किया जा सकता है? उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सांगठनिक कार्य प्रणाली उन्नत की जा सकती है, कि मतलब अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें तो सांगठनिक कार्य प्रणाली को उन्नत किया जा सकता है। सपोज करो दोस्तों एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर में अब प्रिंसिपल तो देखेगा नहीं कि कौन सा प्रोफेसर कितनी देर पढ़ा रहा है,
ठीक है ना, नहीं देख सकता, चेक भी नहीं कर सकता भाई कितने सारी क्लासें हो रही हैं, किस किस को जाके चेक करेगा। एक को एक क्लास को चेक करना चालू करेगा तो लास्ट वाली क्लास तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा, 15 20 25 मिनट लग जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाए भाई, ऐसा है कि आप क्लास के बाहर एक वो लगा दो, क्या बोलते हैं आपका बायोमेट्रिक वो होता है ना, अटेंडेंस वाला होता है, वो लगा दो। अब अगर 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 अब कोई प्रोफेसर लेट आता है और फिर उसके ऊपर अपने फिंगर्स लगाएगा, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, तो पता चल जाएगा 5 मिनट लेट है। लेकिन अब लेट नहीं आ सकता वो, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक है। ये वैज्ञानिक पद्धति हुई, आपने वहां लगा दिया। अब प्रिंसिपल, अब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को घूम घूम के देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट उसको वो शाम को देख लेगा निकाल के रिपोर्ट की, कौन कितनी देरी से आया है, कौन पहले आया है, कौन टाइम पे आया है, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिक पद्धति होती है। ये क्या हुई, वैज्ञानिक पद्धति हुई। तो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संगठनिक कार्य प्रणाली उन्नत की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक अच्छा मजदूर काम शुरू करने वाला नहीं होता, बल्कि प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला होता है, ठीक है ना। अब मान लो, सपोज करो कि भाई एक कोई सिलेबस है, ठीक है ना, सिलेबस है। अब कोई प्रोफेसर है, वो तुरंत जाके पढ़ाना चालू कर देता है, ठीक है ना, तो टेलर के अनुसार से वो बढ़िया नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, जो प्रबंधन है आपका, जो डिपार्टमेंट है, उसने क्या निर्देश दिया है, वो उस निर्देश को माने और उसके अनुसार क्लास चालू करे, वो ज्यादा उचित है, ठीक है ना। अब वो क्लास में घुस गया, वो कुछ भी उठा के पढ़ाने लग गया है, पता चले वो सिलेबस में ही नहीं है, तो उसका क्या लाभ, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रबंधन के निर्देशों का पालन करेगा तो उसको ज्यादा आपका जो संगठन है उसको लाभ होगा। क्यों, क्योंकि प्रबंधन उसको जो निर्देश देगा वो उचित निर्देश ही देगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला होना चाहिए। अच्छा मजदूर कौन है, जो प्रबंधन के निर्देशों को मानता है, ठीक है ना। तीसरी परिकल्पना क्या है, हर मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसको याद रख लेना। आर्थिक मनुष्य और वो आर्थिक कार्यों से प्रेरित होता है। आर्थिक कारक क्या होते हैं दोस्तों, आर्थिक मनुष्य और आर्थिक कारक क्या है, मतलब आदमी जो भी हो, ठीक है ना, वो आदमी पैसे के लिए करता है सब कुछ। क्या करता है, पैसे के लिए करता है दोस्तों। चाहे आपका कोई भी काम हो, आदमी पैसे के लिए करता है। आप अगर आप व्यवहार में भी देखोगे तो ऐसे कितने लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं। आप गिनती करोगे तो हजारों हजारों लाखों में एक आदमी निकल के आएगा जो समाज के लिए काम करता होगा। बाकी मनुष्य किस लिए काम करते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, ताकि पैसा आएगा, उनको उनको आर्थिक सुविधाएं मिलेंगी, उनका परिवार में बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाने पीने की सुविधा रहेगी। तो मनुष्य क्या है, एक आर्थिक मनुष्य है, ठीक है ना। और आर्थिक कारकों कारकों से प्रभावित होता है। मतलब अगर आप उसको कम पैसे दोगे तो फिर वो शायद हो सकता है अच्छा काम ना करे, आप उसको ज्यादा पैसे दोगे तो और बढ़िया काम करेगा, ज्यादा काम करके देगा। तो हर मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है, और मतलब वो आर्थिक कार्यों से प्रेरित होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, अब टेलर ने कुछ 4 सिद्धांत भी दिए हैं, उन सिद्धांतों को भी समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत दिए हैं। 4 सिद्धांत दिए, मानव कार्य के प्रत्येक संगठन के लिए विज्ञान विकसित करना, ठीक है ना। क्या, मानव कार्य के प्रत्येक संगठन के लिए विज्ञान विकसित करना, जो पुराने व्यवहार व्यवहार की जगह ले लेगा, ठीक है ना। अब मान लो, जैसे पुराना व्यवहार क्या है दोस्तों, जैसे एक पहले क्या हुआ करता था कि भाई किसी को भी कोई कार्य दे दिया करते थे, ठीक है ना। क्या, पहले किसी को भी कोई कार्य दे दिया करते थे। पहले आपको याद होगा कि भाई आज से आपके टाइम में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, हम लोगों के टाइम में हुआ करता था कि हम स्कूल जाते थे तो ऐसे भी टीचर हम लोगों को पढ़ाया करते थे जो जिनको उस विषय की नॉलेज ही नहीं हुआ करती थी। ये 8 10वीं तक की बात कह रहा हूँ मैं, ज्यादा पीछे की नहीं कह रहा हूँ, 10वीं क्लास तक की, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में तो खैर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 10वीं क्लास में हमारा सामना कुछ ऐसे टीचरों से हुआ जो विषय वो पढ़ाने आए उनको उनकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। वो क्या करते थे कि क्लास में किसी बच्चे को खड़ा कर देते थे और वो बच्चा किताब पढ़ता चला जाता था और हम लोग सुनते थे, ठीक है। और कई जगह ऐसी चीजें आती थी कि हमें समझने की जरूरत पड़ती थी लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो ये था, ये पुराना व्यवहार था। क्या था, ये पुराना व्यवहार था। लेकिन अब नया व्यवहार क्या है दोस्तों, नया व्यवहार ये है कि भाई जो जिस चीज में विशेषज्ञ है ना वही चीज पढ़ाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदी के टीचर को इंग्लिश की क्लास में भेज दिया जाए कि जाके आप इंग्लिश पढ़ाओ, नहीं।
अब तो वो वही पढ़ाएगा जिसमें वो विशेषज्ञ है। तो ये क्या है, ये भाई मानव कार्य के लिए, प्रत्येक संगठन के लिए विज्ञान विकसित करना, मतलब वैज्ञानिक तरीकों को लागू कर देना मानव के कार्यों के लिए, ठीक है ना। मानव के जो भी कार्य हो रहे हैं उसके लिए एक विज्ञान विकसित कर दिया करना, जो पुरानी कार्य प्रणाली थी उसकी जगह ले लेगा, ठीक है ना। पहले क्या अटेंडेंस लगाने का क्या चक्कर होता था कि हाजिरी रजिस्टर में लिखा करते थे कि भाई ये आया, ये इतने बजे आया, ये इतने बजे आया, इतने बजे आया, ठीक है ना। अब क्या है, नया व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि भाई बायोमेट्रिक सिस्टम कर दो, किसी को जो वो करने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा, अंगूठा लगाएगा और क्या बोलते हैं उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये वैज्ञानिक तरीका हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मानव कार्य के प्रत्येक संगठन के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुराने व्यवहार की जगह ले लेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक तरीकों से मजदूरों का चयन और फिर उन्हें प्रशिक्षित करना और विकसित करना दोस्तों, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि भाई किसी को भी भर्ती कर लिया जाता था। अच्छा, पहले आपने ये बात सुनी होगी अपने दादा से, अपने पिताजी से, कि भाई क्या करते थे कि जब इनको फौज में भर्ती करना होता था, आज से 40 साल पहले, तो क्या करते थे वो डंडे से नाप लिया करते थे कि भाई ये हाइट ठीक है इसकी, चल भाई आजा फौज में आजा। वो ये नहीं देखते थे कि भाई ये इस लायक है या नहीं है, हाइट देखते थे और उसको भर्ती कर लेते थे फौज के अंदर। आज का तरीका क्या है कि आज उसको एग्जाम भी देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं आपका रिटर्न एग्जाम भी देना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि भाई तुम्हें गन कैसे चलानी है, जंगल में कैसे आप करो, आप किस तरह से कार्य करोगे, आप पहाड़ी इलाके में किस तरह से कार्य करोगे। तो क्या किया जाता है, उनको प्रशिक्षित दिया जाता है। आप कॉलेज के पॉइंट ऑफ से समझो कि पहले के ज़माने में शायद ये रहा होगा कि भाई आज से अगर 50 60 70 साल पहले चले जाओ तो शायद किसी ने एमए कर रखी है तो उसको प्रोफेसर बना दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में नेट का एग्जाम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, नेट का एग्जाम होता है। और अब तो उससे भी ऊपर हो गया है कि भाई पीएचडी कंपलसरी है। तो आप पीएचडी करोगे, फिर उसके बाद आपको शायद कुछ प्रशिक्षण भी देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप क्या है कि आपको काम पे रख लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, वैज्ञानिक तरीके से मजदूरों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, विकसित करना, ठीक है ना। इस लक्ष्य के लिए विकसित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही काम हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन मजदूरों का पूरी तरह सहयोग करेगा। क्या करेगा भाई, वैज्ञानिक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसके लिए क्या करेगा, प्रबंधन क्या करेगा, मजदूरों का पूरा सहयोग करेगा, उनकी हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा कि वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करें, ठीक है ना। चौथा क्या है, प्रबंधन और मजदूरों के बीच कामों का समान बंटवारा जरूरी है। मतलब प्रबंधन के कार्य अलग होंगे, मजदूरों के कार्य अलग होंगे, ठीक है ना। प्रबंधन हर वह काम ले जिसके लिए वो पूरी तरह से उपयुक्त है। प्रबंधन को हर एक वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो उपयुक्त है, मतलब जो वो कर सकता है। पहले सारे काम और जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा मजदूरों पर लाद दिया जाता था। पहले क्या होता था कि भाई ऊपर वाले अधिकारी ने कुछ फैसला लिया कि भाई हम एक महीने में इतना उत्पादन करेंगे, कितना करेंगे, 2000 किलो उत्पादन करेंगे, और वो उत्पादन नहीं हो पाता था किसी वजह से, तो मजदूरों के ऊपर लाद दिया जाता है। कहता भाई मजदूरों ने काम नहीं किया, मजदूर हमारे काम चोर हैं, बहुत गंदे हैं, बेकार हैं, इनको निकाल देना चाहिए, मजदूरों पे लाद दिया जाता था। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, प्रबंधन को भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। कि भाई प्रबंधन को यह भी देखना है कि भाई मजदूर से आप 12 घंटे काम करवा रहे हो, लेकिन अगर आप उससे धूप में काम करवा रहे हो या ऐसी जगह काम करवा रहे हो जहां अंधेरा है या हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो 12 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते। उनको उनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ट्रेन लक्ष्यों की पहचान की जो उपरोक्त 4 सिद्धांतों का समाहार करते हैं। क्या मतलब, 4 सिद्धांतों को समेटते हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना। ये 4 सिद्धांत जो है इनको ये समेटता है। क्या है, प्रचलित नियम नहीं विज्ञान, मतलब जो पीछे से परंपरा चली आ रही है, नियम कानून चले आ रहे हैं, वो नहीं चलेंगे भाई। अब विज्ञान यूज करना पड़ेगा प्रबंधन के अंदर में। क्या करना है, वैज्ञानिक पद्धति को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। विसंगति नहीं अपितु सामंजस्य, मतलब विसंगति नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए सब लोगों के बीच में, ठीक है। व्यक्तिवाद नहीं अपितु सहयोग, मतलब एक व्यक्ति के लिए काम नहीं होगा भाई, सहयोग से काम होगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। बाधित उत्पादन की जगह अधिकतर उत्पादन, मतलब जो बाधित, वो जो उत्पादन जो बीच बीच में रुक जाता था या कम होता था, उसकी जगह क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा। प्रत्येक मनुष्य को अत्यधिक कुशल और उन्नत बनाना, ठीक है ना। क्या, प्रत्येक मनुष्य को अत्यधिक कुशल और उन्नत बनाना, मतलब उसको प्रशिक्षित करेंगे
ठीक है ना, क्या करेंगे, उसको प्रशिक्षित करेंगे, उसको शिक्षण देंगे, उसको विकसित करेंगे, और फिर क्या बोलते हैं, उससे उससे क्या बोलते हैं, अच्छा ज्यादा ज्यादा उत्पादन करवाएंगे। ठीक है ना, तो प्रत्येक मनुष्य को अधिक कुशल और उन्नत बनाना। तो ये थे टेलर के चार सिद्धांत है, जिसको समाहार के लिए उसने ये बातें पांच पांच बातें कही हैं। ठीक है, अब टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों को अधिकतम समृद्धि के साथ, अब देखो, अब टेलर, यहाँ से क्वेश्चन मतलब टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य क्या, है, तो मालिकों की अधिकतम वृद्धि पहला लक्ष्य हो गया। ठीक है, हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना। ठीक है ना, तो ये दो चीज हो गई, क्या हो गया, कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना। ठीक है ना, तो ये बताए हैं टेलर ने प्रबंधन का लक्ष्य क्या है, मालिक की अधिकतम समृद्धि और कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि। ठीक है ना, टेलर ने की तकनीकें, अब टेलर की तकनीकें हैं, ये तकनीकें कौन कौन सी यूज करता है, ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के उपयोग सिद्धांतों को लागू करने में वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकी मदद करती है। ठीक है ना, अब ये वैज्ञानिक तकनीक क्या क्या है ये देख लो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, कार्यात्मक फोरमैनशिप। ठीक है ना, क्या कार्यात्मक फोरमैनशिप क्या है भाई, ये कार्यात्मक फोरमैनशिप, तो इसको समझते हैं। टेलर, यहाँ पे टेलर लिख लेना। ठीक है ना, टेलर, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा का समर्थन किया है। इसने क्या किया, कार्यात्मक फोरमैनशिप का की अवधारणा का समर्थन किया है। ठीक है ना, क्या है ये भी पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर एक मजदूर 8 कार्यात्मक फोरमैनों से क्या होता है, पर्यवेक्षक होता है, मतलब 8 फोरमैन उसको देखते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, अब मान लो फोरमैन क्या होता है दोस्तों, वो काम को देखता है, काम को क्या करता है, किसी संगठन में किसी काम को वो देखता है। ठीक है ना, कई बार हम इसको सुपरवाइजर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह फोरमैन का भी वही काम होता है, पर्यवेक्षक होता है, वो देखता रहता है कि काम सही सही प्रकार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है ना, इससे पहले की अवधारणाओं में क्या था कि लोग कहते हैं कि भाई कार्य फोरमैन जो होना चाहिए, पर्यवेक्षक जो होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं कि भाई फोरमैन जो होने चाहिए वो 8 होने चाहिए, 8 कार्यात्मक फोरमैनशिप जो कार्य करेंगे वो 8 फोरमैन होंगे। कौन कौन से होंगे, देखो इस तरह से टेलर ने एक पर्यवेक्षक, ठीक है ना, एक सुपरवाइजर या वो फोरमैन की व्यवस्था को खारिज कर दिया इसने। ठीक है ना, खारिज कर दिया। इसमें एक मजदूर को सिर्फ एक श्रेष्ठ से आदेश प्राप्त होता था। ठीक है ना, क्यों क्यों खारिज किया, क्योंकि इसमें आदेश देने वाला सिर्फ एक आदमी होता था। ठीक है ना, कार्य करवाने वाला सिर्फ एक आदमी होता था, इसलिए इसको इसने कैंसिल कर दिया टेलर ने कि भाई ये ठीक नहीं है संगठन के लिए। इसने 8 कार्यात्मक फोरमैनों की बात की है, जिसमें से 4 योजना के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब योजना बनाने के लिए। क्या, और वो कहाँ बैठेंगे, योजना कक्ष में बैठते हैं। कौन कौन से, कार्यक्रम व रूट कलर, भाई कार्यक्रम क्या, पर डे का कार्यक्रम क्या है और उसका रूट क्या है, उसके लिए क्या होगा, कार्यक्रम व रूट कलर। एक होगा निर्देश कार्ड क्लर्क जो निर्देश देगा। ठीक है ना, ठीक है, दूसरा क्या होगा, निर्देश कार्ड क्लर्क होगा। तीसरा होगा समय व लागत, भाई समय क्या लग रहा है और उसमें लागत क्या लग रही है, उसका उसकी देखरेख करेगा, उसको कहेंगे समय और लागत क्लर्क। एक होगा कारखाना अनुशासक क्लर्क, मतलब कारखाने में अनुशासन बनाए बनाए रखना होगा, ये सब वो देखेगा। ठीक है ना, तो ये कौन हो गए, ये 4 कार्यात्मक वो हो गए आपके, सॉरी आपके योजना योजना कार्यात्मक फोरमैन हो गए जो योजना के लिए जिम्मेदार होंगे। उसके बाद चार जो फोरमैन होंगे वो कारखाना स्थल पर पे कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब वहां पे कार्य करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन कौन है, टोली बॉस, एक होगा टोली बॉस, जैसे 8 10 15 20 लोगों की टोली होगी, एक उनका बॉस होगा। ठीक है, एक गति बॉस होगा कि भाई किस गति से काम हो रहा है, वो आके देखेगा भाई हर 2 3 ओह सॉरी, हर वो 2 3 घंटे में आके देखेगा कि भाई जिस गति से हमें कार्य करना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज करो 8 घंटे के अंदर में 800 किलो का माल का उत्पादन हो रहा है, तो 2 घंटे में कितने का उत्पादन होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे में कितने 200 किलो का तो उत्पादन होना चाहिए ना, तो वो गति गति को देखेगा कि भाई किस गति से उत्पादन हो रहा है। एक निरीक्षक होगा जो निरीक्षण करता करेगा। ठीक है, और एक होगा मरम्मत बॉस, भाई कोई टूट फूट मशीनों में कोई खराबी आ जाए तो वो उस चीज को देखेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला सिद्धांत। दूसरा हो गया आपका गति का अध्ययन, कि भाई इसमें क्या होगा कि भाई हम क्या करेंगे कि भाई किसी कार्य को करने में करने की जो गति है ना उसका अध्ययन कर लेंगे। सपोज करो कि भाई अभी हमने जो अभी उदाहरण लिया था कि भाई 800 किलो उत्पादन करने में 8 घंटे लगते हैं, क्या 800 किलो माल का उत्पादन करने में 8 घंटे लगते हैं।
तो 100 किलो का उत्पादन करने में कितना लगेगा? 100 किलो का उत्पादन करने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है ना? तो इस हिसाब से एक गति का अध्ययन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? गति का अध्ययन कर लिया जाएगा और उसी तरीके से फिर कार्य करवाया जाएगा, ठीक है ना? क्या उसी हिसाब से कार्य करवाया जाएगा, यही है गति का अध्ययन करना, ठीक है ना दोस्तों? आप इसको इस तरह से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाई गति का अध्ययन करना कर लिया जाए। कि सपोज करो कि किसी कार्य को करने में 8 घंटे लगते हैं, है ना? आप सपोज करो कि भाई आपको पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाने में सपोज करो कि आपको 24 घंटे लगते हैं, तो आपको टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध समझाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो इस तरह से क्या होगा कि गति का अध्ययन हो जाए कि भाई ये किस गति से कार्य होना चाहिए, ठीक है ना? और फिर जो सबसे बेहतर विकल्प हो, ठीक है ना? आपने कई तरह से काम करके देखा, आपने क्या बोलते हैं, आपने क्या किया कि कुछ सुविधाएं दे दी, फिर कुछ सुविधाएं देने के साथ में गति बेहतर होती है, तो आप उस तरह से काम करवाइए, ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है ना? क्या है यह कार्य पद्धति के मानकीकरण की एक तकनीक है कि भाई कार्य करने का की जो पद्धति है ना, उसकी एक तकनीक है। इसमें कार्य विशेष में समाहित सभी पद्धतियों का अवलोकन किया जाता है कि भाई हाथ से काम करेंगे या किसी मशीन से काम करेंगे या कोई और मशीन है, तो उस तरह से काम करेंगे तो उत्पादन की गति क्या होगी, ठीक है ना? मान लो सपोज करो हम एक मशीन लेके आते हैं, हम उस मशीन से उत्पादन करते हैं तो क्या गति आएगी, क्या खर्चा आएगा? या हम 4-5 आदमियों को लगा देते हैं तो क्या खर्चा आएगा या क्या गति आएगी? तो इस तरह से कुछ अलग अलग पद्धतियों का अवलोकन करेंगे और जिसमें सबसे बेहतर गति होगी हम उसको चूज कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस गति का अध्ययन है। आपको जो मैंने अभी पीछे समझाया था एग्जाम्पल, वो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद समय का अध्ययन करना। क्या करना? समय का अध्ययन। यह काम खत्म होने के मानक समय को निर्धारित करने की के लिए प्रयुक्त होता है कि यह रोजाना के व्यापक काम के नियोजन में मदद करता है और गति के अध्ययन के बाद आता है, ठीक है ना? इस तकनीक के लिए वो स्टॉप वॉच यूज करना चाहिए। मतलब भाई इसमें समय का अध्ययन करना चाहिए कि भाई कितने बजे से काम चालू होता है और कितने बजे काम खत्म होता है, और इसके लिए क्या है? स्टॉप वॉच है। जैसे कि आपने कई कारखानों में देखा होगा कि जैसे ही काम मजदूर बाहर खड़े हो जाते हैं, जैसे ही उस कारखाने में काम चालू होता है एक बहुत तेज सायरन बजता है और सारे कर्मचारी काम पे लग जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही लंच का टाइम होता है, एक सायरन बजता है, फिर वो लंच पे चले जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है भाई लंच हो गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर सायरन बजता है, फिर वो काम पे फिर चालू हो जाते हैं और फिर छुट्टी के टाइम सायरन बजता है। तो ये क्या है कि भाई ये समय का अध्ययन होता है। इस हिसाब से क्या होता है? समय का अध्ययन होता है। एक ये इसमें ये नहीं होता कि भाई कोई लेट हो रहा है, कोई आगे पीछे हो रहा है। कई बार आदमी होता है कि काम करते करते लंच करना भूल जाता है और फिर बाद में लंच करने चला जाता है, उससे क्या होता है कि काम बाधित हो जाता है। तो ये यही चीजें समय अध्ययन है, ठीक है? अंतरिम पीस रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? अंतरिम पीस, अब एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद आपको इसको समझाता हूँ क्या है, ठीक है ना? टेलर ने गति और समय अध्ययनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर क्या बोलते हैं, अंतरिम पीस रेट, पीस रेट, पीस रेट, पीस रेट रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया है। इसलिए इस भुगतान को अंतरिम 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 ये अंतरिम अंतरिम ये वॉइस वॉइस टाइपिंग होती तो गड़बड़ हो जाती। अंतरिम पीस रेट योजना कहा है। इस योजना के तहत मजदूरों को मानक तय से निम्न 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 पीस रेट मानक पर एक बड़े बोनस और व्यापार मानक से ऊपर ऊंची पीस रेट का भुगतान किया है। टेलर का मानना है कि यह भुगतान की योजना मजदूरों को अपना सिस्टम प्रयास करने के लिए बला बला बला। मैं समझा देता हूँ आपको, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, इंसेंटिव, इंसेंटिव, ठीक है ना? तो अंतरिम पीस रेट वही चीज है लगभग, ठीक है ना? सपोज करो भाई आपने समय का अध्ययन कर लिया, आपने गति का अध्ययन कर लिया, ठीक है ना? क्या आपने समय का अध्ययन कर लिया और क्या कर लिया? गति का भी अध्ययन कर लिया, ठीक है ना? अब आपको पता चल गया कि भाई 8 घंटे में 800 पीस बन सकते हैं, ठीक है ना? बन सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि भाई आप अपने फैक्ट्री के आगे, ठीक है ना, फैक्ट्री के आगे एक बोर्ड लगा दोगे कि भाई जो मजदूर
8 घंटे में 800 पीस पीस बनाएगा, वही काम पे रखा जाएगा, ठीक ना, काम पे रखा जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये वही रखा जाएगा, ठीक है। अब अब 8 घंटे में कितना है, 800 पीस बनाना, ये क्या है, न्यूनतम मानक है। क्या ये न्यूनतम मानक है, ये क्या है, न्यूनतम मानक है, न्यूनतम मानक है, मतलब काम करने का न्यूनतम मानक क्या है, ठीक है। 8 घंटे में 800 पीस। अब सभी जो भी मजदूर काम करेगा वो कम से कम 800 पीस तो बनाएगा, नहीं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब साथियों, अगर मान लो कोई 7 घंटे में ही 800 पीस बना लेता है, तो वो 1 घंटा फालतू काम क्यों करेगा, है ना, फालतू काम क्यों करेगा, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम मानक 800 पीस ही बनाने हैं, तो 800 पीस बना लिया तो वो 1 घंटा मेहनत एक्स्ट्रा क्यों करेगा, या वो क्यों काम करेगा, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों, उसको उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन अंतरिम पीस रेट क्या है, कि अब ये क्या कह रहा है कि भाई इस काम के बाद 800 पीस बनाने के बाद अगर एक पीस बनाते हो, तो आपको पर पीस कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10 पीस बनाते हो तो 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हो 100 पीस बनाते हो तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। मतलब पर पीस का सिस्टम हो गया दोस्तों, क्या हो गया, पर पीस का सिस्टम हो गया, अंतरिम पीस रेट, यही है ये योजना, अंतरिम पीस रेट। अब 7 घंटे में 800 पीस बनाने के बाद अगर वो 100 पीस और बना लेता है तो 1000 रुपये और मिल जाएंगे उसको दोस्तों। क्या मिल जाएगा, 1000 रुपया और मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आदमी क्या होगा, कि ये जो मजदूर होगा ना, मजदूर होगा, वो क्या हो गया कि वो इस चीज से प्रेरित होगा। वो कहेगा यार मैंने 800 पीस बनाए हैं, मुझको क्या बोलते हैं 25,000 तो मिलेगा ही, मुझे 25,000 तो मिलेगा ही, है ना। लेकिन अगर मैं ये 100 पीस और बना लेता हूं तो 1000 रुपये और जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या, 1000 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो ये आदमी क्या हो रहा है दोस्तों, पैसे से, आर्थिक उससे, पैसे से प्रेरित हो रहा है, ठीक है ना, प्रेरित हो रहा है। और वो क्या करेगा, ज्यादा उत्पादन करने लगेगा। क्या करने लगा, ज्यादा उत्पादन करने लगा। बल्कि वही नहीं, उस कारखाने में जो भी मजदूर होंगे उन सबका ये होगा कि भाई 800 पीस तक तो हम बनाएंगे तो हमें 25,000 रुपया तो मिलेगा ही, ठीक है ना। क्या, हम 800 पीस बनाएंगे तो हमें 25,000 रुपया तो मिलेगा ही। लेकिन हम 800 से ऊपर जितना भी ज्यादा बनाएंगे, हमें पर पीस के हिसाब से उतना रुपया मिलेगा, ठीक है ना। उतना जितना ज्यादा बनाएंगे हमें उतना ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज है, हमें बोनस भी मिलेगा, ठीक है ना। तो यही चीज है अंतरिम पीस रेट है, कि मतलब इसके अंदर क्या होगा कि भाई एक मानक निर्धारित कर दिया जाएगा, कम से कम इतना बनाना है, और उससे अधिक बनाओगे तो आपको उस जितना अधिक बनाओगे उतना अधिक पैसा मिलेगा, ठीक है ना। इसी वजह से टेलर के मानव को आर्थिक मानव कहा जाता है। क्यों, कि वो आर्थिक कारक से प्रेरित होता है। अधिक काम करोगे अधिक पैसा मिलेगा, इसीलिए वो उसका मानव इसीलिए अधिक काम करता है, क्योंकि उसको अधिक काम करने के अधिक पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये अंतरिम पीस रेट योजना, ठीक है। उसके बाद अपवाद का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारण करेगा, मतलब रोज के टारगेट निर्धारित करेगा कि भाई आज हमें 8,000 पीस बनाने हैं, आज हमें 5,000 पीस बनाने हैं, ठीक है। और उसी के आधार पे क्या बोलते हैं अब जब उसी लक्ष्य निर्धारित करेगा, और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर पुरस्कार, क्या, प्राप्ति पे पुरस्कार, और असफलता पर दंड देगा। क्या देगा, असफलता पे दंड देगा। टेलर ने सुझाव दिया कि जिन वस्तुओं का उत्पादन मानक के अनुसार हो रहा हो उसमें प्रबंधकों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। भाई काम सही से हो रहा है, उत्पादन सही से हो रहा है, वहां पे छेड़छाड़ करने की, वहां पे इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे उत्पादन सही से नहीं हो रहा है वहां पे हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि वहां पे उत्पादन सही से हो सके, ठीक है ना। इसी को कहते हैं दंड और पुरस्कार का सिद्धांत। क्या कहते हैं, दंड और पुरस्कार, मतलब गाजर और छड़ी का सिद्धांत। क्या, गाजर और छड़ी का सिद्धांत, कि जो काम सही से कर रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उत्पादन अपने हिसाब से कर रहा है, उत्पादन सही से कर रहा है, उसको गाजर दिया जाए। गाजर एक क्या बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज है, खाने पीने की चीज है, उससे आदमी को फायदा होता है, तो उसे गाजर दे दिया जाए। और जो उत्पादन सही से नहीं कर रहा है उसे दंड दिया जाए, अर्थात उसको छड़ी से उसकी पिटाई की जाए। पिटाई करना एक अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन पिटाई से क्या होता है कि भाई आदमी दंड के डर से
सही कार्य करने लगता है, अच्छा उत्पादन करने लगता है। तो यही चीज़ है, दंड उसी को ही कहते हैं गाजर और छड़ी का सिद्धांत। तो दोस्तों मैंने आपको टेलर का पूरा करवा दिया है, और दोस्तों मैंने जितने बेहतरीन तरीके से करवाया है, प्रॉमिस कि आपको इतना बढ़िया कोई नहीं समझा सकता है। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं और ज़्यादा प्रेरित होके आपका वीडियो बना सकूँ, ठीक है ना? तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। वैज्ञानिक प्रबंधवाद आपका शास्त्रीय विचारधारा हो गया है समाप्त। अब कोई नई विचारधारा पे काम करेंगे, नई विचारधारा को समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो अभी के लिए गुड बाय, बाय बाय।